Hello everyone, welcome to my channel. So we were continuing normal distribution, right? And I hope कि तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर ज़रूर देख लिया है, क्योंकि उसी का ही कंटिन्यूएशन होगा। और मैंने बताया था कि हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि जो भी कंसेप्ट वाला पार्ट है मोस्टली एक टॉपिक को छोड़ के, जिसको इसी में मैं कराऊंगा, बाकी सभी टॉपिक्स मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में विथ एवरी पॉसिबल वे मैंने वहाँ पे बताया है, विथ डायग्राम एंड एवरीथिंग, है ना। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ सो दैट इट विल मेक इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो चुका है लास्ट लेक्चर। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो टाइप का वेरिएबल देखा है वहाँ पे, या फिर वी कैन से टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वी हैव सीन। एक था जस्ट सिंपल नॉर्मल वेरिएबल या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं वेरिएबल को, और लिखते हैं कैसे, एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएबल विथ द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, ठीक है। म्यू क्या है? म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, द डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड लाइक दिस: एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई सिग्मा रूट ओवर 2 पाई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, वेयर माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये फंक्शन एफ एक्स ये ना ही एक ऑड फंक्शन है, नॉट एक इवन फंक्शन है, एंड वही सब कुछ प्रॉब्लम का मेन कारण है, जो हम लोग मैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। और ये जो था, दिस वाज द डायग्राम या फिर ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। मतलब ये जो एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे कर्सर कहाँ गया मेरा? अच्छा, ये जो एफ एक्स फंक्शन है यहाँ पे, इस एफ एक्स फंक्शन का कॉरेस्पॉन्डिंग जो डायग्राम है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है, वो कुछ ऐसा एक बेल शेप्ड कर्व बनता है, कुछ इस तरीके से एक बेल शेप्ड डायग्राम बनता है। एंड हम ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कैसे बन रहा है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। अच्छा, एंड यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट थोड़ा सा देखना है, दैट इज ये जो बीच में जो रेड डॉटेड लाइन है, दिस इज एक्स इक्वल्स टू म्यू लाइन। म्यू क्या है? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एंड सेकेंड ये है कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये जो बेल का जो टॉप जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? म्यू कॉमा 1 बाई सिग्मा बाई रूट ओवर 2 पाई, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और द कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज द थिंग। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अगर हमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो लोग जो एक्चुअल में पूछ रहे हैं, ये जो एरिया है इसके बीच में, एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, उसी का ही प्रोबेबिलिटी में जो रिप्रेजेंटेशन रहता है, दैट इज दिस, की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी, दैट इज बेसिकली द एरिया बाउंडेड बाई एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू बी स्ट्रेट लाइन अंडर द कर्व एफ एक्स, अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एफ एक्स, क्योंकि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, है ना। मतलब इसका मतलब दिस इज नथिंग बट, कर्सर कहाँ चला जाता है? हाँ, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि ये एफ एक्स फंक्शन बहुत दिक्कत वाली फंक्शन है, तो नॉर्मली ये कर पाना मुश्किल होता है, एंड उसी के वजह से वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वेरिएबल, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द न्यू वेरिएबल जो हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय z, वेयर z इज डिफाइंड लाइक दिस, कि z इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा। और z जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिग्मा का म्यू का वैल्यू होता है 0, सिग्मा का वैल्यू होता है 1। ये सब कुछ हम लोग प्रूव कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, उसका जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, एवरीथिंग वी हैव प्रूव्ड इन द लास्ट लेक्चर। अच्छा, और क्या होता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनता है, किसका? ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, उससे रिड्यूस्ड होके एक सिंपल फॉर्म बनता है, एंड अनडाउटेडली जो एक इवन फंक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें एक इवन फंक्शन मिल जाता है। इवन फंक्शन मिलने से क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सिमेट्रिकल हो जाता है। मतलब वही ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। माइनस इन्फिनिटी वाला जो इंटीग्रेशन होता है, वो 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी वाला हो जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका जो कर्व बनेगा फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो कर्व बनेगा, दिस विल ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम बेल शेप बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंसेस क्या है देखो, नोट करना, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ पे है, और एक्स इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू म्यू स्ट्रेट लाइन ये रहा, ठीक है। दिस इज फॉर द सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, माने फॉर दिस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर केस वाई एक्सिस एंड ये म्यू इक्वल्स टू 0 सेम लाइन पे कोइंसाइड करता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, लास्ट लेक्चर ऑल्सो। तो ये z इक्वल्स टू 0 एंड म्यू इक्वल्स टू 0, सो बेसिकली दिस इज द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब y एक्सिस एंड म्यू इक्वल्स टू 0 कोइंसाइड ऑन द सेम लाइन। एंड यहाँ पे जो लिमिट बनेगा दैट इज z इक्वल्स टू z1 टू z इक्वल्स टू z2, जो वहाँ पे x इक्वल्स टू a2 x इक्वल्स टू b था, यहाँ पे होगा z इक्वल्स टू z1 एंड z इक्वल्स टू z2। और z1 क्या होगा, फिर कुछ नहीं करना है, x ये जो फॉर्मूला था z का, यहाँ पे x के जगह पे a पुट कर देना है तो मुझे z1 मिल जाएगा, एंड x के जगह पे b पुट कर देना है तो मुझे z2 मिल जाएगा। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस दैन x लेस दैन b इन टर्म्स ऑफ z इट विल बिकम, है ना, अगर मैं इसको पूरा z में कन्वर्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z1 लेस दैन z लेस दैन z2। अब इसको कैलकुलेट करना इजी रहता है बिकॉज इस चीज का वैल्यू, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है। पहले क्या होता था, मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता देता हूँ। ओ अच्छा, मैं बीच में आ रहा हूँ, सॉरी। पहले क्या होता था, अच्छा अभी तो कुछ फायदा नहीं है। पहले क्या होता था कि इसका मतलब एक टेबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग z टेबल बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल भी बोल सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड दिस टेबल, है ना, ये टेबल मिल जाएगा, इंटरनेट में सर्च करोगे मिल जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, ठीक है, या फिर z टेबल भी बोलते हैं किसी किसी बुक में या फिर किसी जगह पे ये नाम भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर ये जो वैल्यूज होता है, मतलब z इक्वल्स टू दिस, इसका जो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होता है, ये वैल्यू इस टेबल में गिवन रहता है और उसी से ही वैल्यू पुट करके हमें यहाँ पे पिक करना होता है। एंड पहले ये टेबल प्रोवाइडेड रहता था पेपर में, मतलब चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर गेट एग्जाम हो, सभी में ये प्रोवाइड कर दिया जाता था। फिर उसके बाद कैलकुलेटर आ गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही हम लोग ये कर पाते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये सब कर सकते हैं हम लोग। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से मतलब लास्ट 6 to 7 years द थिंग्स आर लाइक दिस कि दिस वैल्यूज आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और नॉट ओनली दैट, अभी हम लोग आगे जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे हमें ये वैल्यूज प्रोवाइडेड रहेगा इन द क्वेश्चन पेपर, इन द क्वेश्चन दिस वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड। सिर्फ हमें जो वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हमें पिक करना आना चाहिए, सॉरी दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यू डिफरेंट फॉर्मेट में गिवन हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ऐसे गिवन हो सकता है या फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में गिवन हो सकता है, क्योंकि दिस थिंग इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ z1 टू z2 fz dz, तो इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। या फिर fz, मतलब ये जो fz है ये भी एकदम डायरेक्टली मेंशन्ड होगा, है ना, z1 टू z2 1/√2 पाई e to the power minus z square dz। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये वैल्यू गिवन हो सकता है z1 z2 का, मतलब सॉरी ये जो इसका जो वैल्यू, मतलब ये जो एरिया का जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू मतलब डिफरेंट फॉर्म में ये गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये डेफिनेटली गिवन होगा एंड हमें सिर्फ वहाँ से वैल्यू उठा के पुट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर। एक बार मैंने जल्दी से यहाँ पे क्विक रिकैप कर दिया एंड नाउ वी आर मेनली स्टार्टिंग द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं एंड चीज़ों को थोड़ा सा और सिंपल तरीके से एक बार समझ लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है जो हमें, जिसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, क्योंकि दैट दिस आई ऑलवेज से कि कोई भी मैथ्स का कोई भी टॉपिक या भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देयर आर 2 ways वी कैन से, वन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड ऑल एंड दूसरा बाय यूजिंग द डायग्राम, द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, फर्स्ट थिंग दैट इज सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, अच्छा इंक चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पहले तो x को भूल जाओ क्योंकि x का भी कुछ हम लोग यूज़ नहीं करेंगे डेफिनेटली। अभी हम लोग जो यूज़ करेंगे दैट इज़ z, दैट इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे एंड उसी के लिए हम लोगों ने z को बनाया है यूज़ करने के लिए, राइट। सो दिस सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में कौन सा पोर्शन या फिर रीजन को डिनोट कर रहा है, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। और या फिर अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस एक्चुअली डिनोट्स द इंटीग्रेशन ऑफ दैट f(x) dx, दैट मीन्स द डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो मैंने क्या बताया था, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हो या फिर वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो, ग्राफिकली
या फिर डायग्राम वाइज दिस एक्चुअली डिनोटिंग द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कौन सा एरिया? ये जो एफ एक्स जो ग्राफ है, जो कर्व है, ये वाला एफ एक्स जो डेंसिटी कर्व है, उसके नीचे का जो एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ से फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू राइट हैंड साइड में कहाँ पे अप टू प्लस इन्फिनिटी, ये जो एरिया बाउंडेड है इस कर्व के नीचे, इसका वैल्यू ही दैट प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन प्लस इन्फिनिटी है। अब तुम लोग बताओ, ये है डेंसिटी फंक्शन और इसको अगर मैं पूरा स्पेक्ट्रम में इंटीग्रेट करूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, इसका वैल्यू क्या आता है? 1। तो हमेशा ध्यान रखना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मतलब प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, जो ग्रीन वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे मार्क किया है। सेकेंड, suppose I want to calculate probability of 0 less than z less than infinity, 0 less than z less than infinity, और इंटीग्रेशन वाइज क्या होगा? 0 to infinity fx dx। सर ये कौन सा एरिया बनेगा? समझ में आ रहा होगा ये कौन सा एरिया है एक्चुअल में, है ना? येस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कौन सा एरिया होगा ये। दिस इज एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? मतलब ये वाला राइट हैंड वाला पोर्शन। मैंने ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली ये बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल मतलब सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड होना ज़रूरी नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द z इक्वल्स टू 0 लाइन, विद रिस्पेक्ट z इक्वल्स टू 0 मतलब म्यू इक्वल्स टू 0 लाइन, म्यू इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू म्यू वाला जो लाइन होगा, x इक्वल्स टू म्यू मतलब x इक्वल्स टू मीन वाला जो लाइन होगा उसके साथ सिमेट्रिकल होगा। सो यहाँ पे म्यू 0 है, मीन 0 है, सो z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू म्यू, z इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो फंक्शन है या फिर ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है। लेफ्ट हैंड साइड में जितना पोर्शन है राइट हैंड साइड में भी उतना ही पोर्शन है। तो इसका मतलब ये जो अभी जो मैंने ब्लू से मार्क किया दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, दैट इज द राइट half of this entire curve, entire portion, so obviously it will be 0.5, 1/2 half, ये वाला पोर्शन हाफ है, ये वाला पोर्शन हाफ है ना? इस पोर्शन का एरिया हो गया हाफ और सिमिलरली इस पोर्शन का एरिया हो गया हाफ, एंड हाफ प्लस हाफ वी विल गेट 1 ऑब्वियसली। सो सिमिलरली ये अभी क्लियर ही है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन 0, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट वाला पोर्शन जो अभी भी ग्रीन कलर में ही है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ जेड डी जेड कर देता हूँ, एफ जेड डी जेड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब कुछ एक पर्टिकुलर केस समझते हैं। सपोज इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट, सपोज कोई क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा गया है या फिर आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये रिजल्ट या फिर ये वैल्यू आ रहा है दैट वी हैव टू फाइंड। सपोज कि 0 लेस देन z लेस देन 1.96 फॉर एग्जांपल, 0 1. ठीक है, 0 लेस देन z लेस देन 1.96, सपोज दिस इज द थिंग दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन के लिए एरिया या फिर रीजन, कौन सा रीजन यहाँ पे मार्क्ड होगा? लेट अस मार्क इट। पहले थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक बार कि सपोज दिस इज 0 ऑलरेडी मार्क्ड एंड सपोज दिस इज z इक्वल्स टू 1.96 लाइन, सपोज दिस पॉइंट इज z इक्वल्स टू 1.96। ठीक है, तो एक्चुअल में दिस एक्चुअली इफ आई वांट टू राइट यूजिंग इंटीग्रेशन, सो 0 to 1.96 एफ जेड डी जेड मतलब 0 से लेके 1.9 तक जो एरिया बाउंडेड होगा अंडर द कर्व एफ जेड, उसका जो एरिया है दैट वी हैव टू फाइंड। ये एरिया हमें फाइंड करना है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो अब ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो सकता है और डेफिनेटली ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा एंड वी हैव टू पुट द वैल्यू देयर। अब तुम लोग सोच रहे हो तो इसका मतलब सर क्वेश्चन तो बहुत इजी है। हाँ, इजी तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या होता है कि जनरली इतना मतलब जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा चेंज करके ये जो प्रोबेबिलिटी जिसका वैल्यू निकालना है दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसका मतलब तो इजी है, बिल्कुल नहीं। अब वो लोग क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टली मतलब जो भी क्वेश्चन देगा सपोज उसको रिड्यूस करके जो एरिया तो आएगा या फिर जो पोर्शन आएगा जिसका आंसर हमें बताना है, सपोज वो एरिया आ रहा है ये वाला, दिस वी हैव टू फाइंड, दिस पोर्शन नहीं,
सपोज दिस पोर्शन आई हैव टू फाइंड, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो मैं पहले मार्क कर दूं, ये वाला हमें फाइंड करना है। सपोज इस पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है, दैट इज हमारे क्वेश्चन में आ गया है कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन 1.96। अब बताओ इसका क्या होगा। देखो इसको दो पोर्शन में ब्रेक कर लो, एक कर लो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, है ना, अप टू जीरो, एंड दूसरा एक कर लो प्रोबेबिलिटी जीरो लेस देन जेड लेस देन 1.96। अब ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी शोड इन द लास्ट पिक्चर। सर ये तो 1/2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 मतलब 0.5 प्लस, अब ये तो क्वेश्चन में गिवन था, है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, वट एवर इट इज, वट एवर इज द वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ द थिंग विल, तो मतलब जो चेंज होगा दैट इज ए लिमिट चेंज होगा और कुछ नहीं, ये लिमिट थोड़ा सा चेंज होगा। अब लिमिट को कैसे स्मार्टली यूज करना है, और जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना क्लियरली समझ में आता हुआ जाएगा, राइट, ओके। और दो केसेस देख लेते हैं वैसे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो इन्हीं में से ही मिलता रहेगा। तो सपोज अगर मैं मार्क कर दूं कि दिस, एक सेकेंड, दिस was one type, first type, say this is second type, this is third type, फोर्थ टाइप एक कुछ ऐसा अगर मिल जाए कि सपोज हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 लेस देन जेड लेस देन प्लस 1.96, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कौन सा पोर्शन, कौन सा रीजन होगा। सो दिस इज एक्चुअली, अगर मैं ये कर्व ड्रॉ कर लूँ एक बार जल्दी से, है ना, तो दिस इज बेसिकली, दिस विल बेसिकली डिनोट कि फ्रॉम -1.96 टू प्लस 1.96, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला एरिया है दिस वन, ठीक है। अब देखो इसीलिए मैं बता रहा था कि ये जो z कर्व है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, z का जो फंक्शन, जो डेंसिटी फंक्शन है वो, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो ये कैलकुलेट करना, या फिर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि ये वाला पोर्शन का एरिया जो राइट हैंड साइड में है और ये वाला पोर्शन का एरिया दोनों तो सेम है, तो क्यों ना हम लोग 0 टू 1.96 मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन एरिया हम लोग कैलकुलेट करें एंड उसको 2 इंटू कर दे, तो फिर तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये इसीलिए इवन फंक्शन के लिए वो 2 इंटू होता है ना, सो सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस ये कैलकुलेट करना या फिर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन जेड लेस देन 1.96 कैलकुलेट करना, दोनों बेसिकली सेम ही है। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सो क्वेश्चन में जो वैल्यू मेंशन रहेगा दैट विल पुट एंड विल गेट द आंसर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक और केस हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों साइड में, मतलब z के साइड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में सेम वैल्यू रहे, हो सकता है दोनों अलग वैल्यू हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कैलकुलेट करना हो -3 लेस देन से z लेस देन इक्वल्स टू से 2 पॉइंट से whatever से 7 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो पहले थोड़ा सा इसका डायग्राम सोच लेते हैं। तो मैं अगर जल्दी से ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो जिस तरीके से z हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, z इक्वल्स टू -3 है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये तो है z इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या है यहाँ पे z इक्वल्स टू 2.7 से, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। तो मुझे ये बीच का ये जो पोर्शन है इसका एरिया कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। कैसे, मतलब एक काम करते हैं कि ये -3 से 0 तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसके बाद 0 से +2 तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं। मतलब ब्रेक कर दिया मैंने और कुछ नहीं, इसको मैं दूसरे इंक से मार्क कर देता हूँ, फिर ये वाला एरिया, ठीक है। मतलब ये जो सिचुएशन है इसको अगर मैं वहाँ पे लिखूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट एज this is equals to probability of -3 less than z less than 0 plus probability of 0 less than z less than equals to 2.7। ये हो गया डन, इक्वल्स टू। अब देखो एक चीज़ समझना अब इम्पॉर्टेंट है, दैट इज -3 लेस देन z लेस देन 0 कैलकुलेट करना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 3 कैलकुलेट करना, ये दोनों असल में सेम ही है। लॉजिक क्या है, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने फिर से एक बार ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। अच्छा, ये है z इक्वल्स टू -3,
ये हो गया z इक्वल्स टू +3। तो कहने का मतलब -3 to 0, मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया जो होगा 0 to -3, ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन का एरिया सेम ही होगा। दिस इज z इक्वल्स टू 0, ये दोनों तो सेम ही होगा। इसका मतलब -3 to 0 इंटीग्रेट करने से जो हमें आंसर मिलेगा, 0 to 3 इंटीग्रेट करने से सेम आंसर मिलेगा। मतलब चीज़ों को पॉजिटिव रखना, क्योंकि मेनली जो वैल्यूज़ गिवन रहेगा वो पॉजिटिव टर्म में ही रहेगा, इसीलिए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये वाला सिंप्लीफिकेशन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि सेकेंड पार्ट ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स में ही है, सो इसको मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो है उसको वैसे ही मैं रख रहा हूँ, दैट्स इट। अब इसको हम लोग आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू तो रहेगा गिवन क्वेश्चन में, सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व from normal distribution, or to be precise from standard normal distribution। कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाई द वेरिएबल जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जो कि निकालना है द रिक्वायर्ड वेरिएबल। सेकंड, कन्वर्ट दैट नॉर्मल वेरिएबल, पहले तो आइडेंटिफाई करो, वो नॉर्मल का क्वेश्चन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। देन सेकंड स्टेप में कन्वर्ट दैट नॉर्मल वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टू कन्वर्ट द नॉर्मल वेरिएबल इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। फिर उसके बाद जो मेंशन्ड एरिया है जिसके बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यूज द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी गिवन है, टू सॉल्व द क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से इन सर्टेन स्टेप्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन क्या है कि इफ the weekly wage of 10,000 worker in a factory follows normal distribution with mean and standard deviation 70 and 5 respectively, then find the expected number of workers whose weekly wages are between rupees this to this, less than this, and so 3 अलग questions, मतलब 3 अलग cases है, और 3 cases के लिए हम इसको solve करेंगे। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है जब भी क्वेश्चन मिले कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कैसे है। तो देखो याद रखना, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है डायरेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं भी होता तो पहचानने का टेक्निक क्या है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये तो मीन हो गया, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तो ये हो गया मीन और ये होगा स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ठीक है। अगर ये दोनों डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है तो डेफिनेटली दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट जो है हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कौन सा है। तो मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ धीरे धीरे। सो x इज द, मैं x को यहाँ पे रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल जो कि क्या डिनोट कर रहा है, देखो यहाँ पे वीकली वेजेस ऑफ 10,000 वर्कर्स के लिए डेटा गिवन है, लेकिन हम लोग फिलहाल मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल x लेंगे दैट इज फॉर वन सिंगल वेरिएबल, वन सिंगल वर्कर, बाद में उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके हम उसको 10,000 कर लेंगे। सो x जो रैंडम वेरिएबल है, x actually denotes x the random variable which denotes the wage, monthly wage है ना, monthly है या weekly है, weekly, okay, weekly wage for one worker, एक वर्कर का weekly wage denote करता है क्या, the random variable x, and क्वेश्चन में गिवन है कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना है 70, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, तो डेटा को कलेक्ट करना। अच्छा, एन भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज 10,000 गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि फिलहाल कोई काम का नहीं है। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, सेकंड स्टेप जो होगा ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 2 वी कैन से, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वी विल इंट्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, अभी जेड इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, z बनाया गया है इसीलिए ताकि z में हम लोग कन्वर्ट करें देन उसको सॉल्व करें। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन का टेक्निक को फॉलो करना, लाइक 90% क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होता हुआ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, so now I am introducing the random variable z, where z is standard normal distribution, z is standard normal variate, ठीक है। इसका मतलब जो z होगा दैट z इज इक्वल्स टू, अब z का फॉर्मूला याद है, फॉर्म याद है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू
एक्स माइनस, सर म्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है म्यू, दैट इज मीन, है ना, मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय सिग्मा, क्वेश्चन में गिवन है 5 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 हो गया, दैट इज मुझे z मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ x लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया कि बिटवीन ₹66 एंड ₹72। ठीक है, इसका मतलब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 66 लेस देन x लेस देन 72, ये चीज़ हमें निकालना है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, यही तो पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये हम एक वर्कर के लिए निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर है 10,000, तो बिल्कुल एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके ही हमें फाइनल आंसर मिलेगा। अच्छा, अब द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली मैं x से कैलकुलेट नहीं करूँगा, राइट, z ऐसे ही तो z को नहीं यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करें ना, z हमें यहाँ पे लाना है, राइट। अच्छा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, देखो याद है ये मैंने बताया था ना, ये क्या था, a लेस देन x लेस देन b, है ना, ये a एंड b, a क्या है यहाँ पे 66, b क्या है 72, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है z1 लेस देन z लेस देन z2, राइट। ये मैंने ऑलरेडी बताया था इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, और इसके शुरू में बताया था। अच्छा, अब z1 कैसे मिलेगा, इफ़ यू रिमेंबर, तो साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ, z1 कैसे मिलेगा, क्या बताया था, z माइनस a माइनस म्यू बाई बी, a माइनस म्यू बाई बी, a माइनस म्यू बाई सिग्मा, क्या b बोल रहा हूँ, a क्या है सर यहाँ पे 66 माइनस म्यू क्या है यहाँ पे सर 70 बाई सिग्मा क्या है यहाँ पे 5, दैट इज 4/5 minus 4/5, minus 4/5 means this will be minus 0.8, so minus 0.8 less than x less than 72, z2 के लिए कर लेते हैं, z2 is equals to b minus mu by sigma, b क्या है यहाँ पे, what is b, सर b is 72 minus 60 by 5, that is 12/5, तो कितना आ जाएगा 70 होगा ना, ये 2/5, 2/5 मतलब 0.4, तो 0.4, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे लेस देन होगा, तो क्या किया हम लोगों ने, ये वाला स्टेप आई होप क्लियर है। तो जो लिमिट था, लिमिट जो x में था उसको हम लोगों ने z के लिमिट में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मेन कंसर्न है हम लोगों का, तो हम लोगों ने इसको z के लिमिट में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ वैल्यूज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर, जो डेटा गिवन है, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक डेटा हमेशा गिवन रहेगा, उसको कैलकुलेट करना है। सो लेट अस सी। तो इफ़ वी सी कि अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 लेस देन z लेस देन 0.4, तो मतलब कौन से रीजन का एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। ऑब्वियसली ये वाला -0.8 मैंने मार्क कर दिया, देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सो -0.8 टू 0.4 तक, और बिल्कुल एक इसी टाइप का एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ही किया था, इसलिए मैंने वहाँ पे जितने भी पॉसिबल डिफरेंट केसेस हो सकता है मैंने सब वहाँ पे कर दिया है। अब इसको इंटीग्रेट या फिर ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम लोग निकालेंगे -0.8 लेस देन z लेस देन 0, है ना, और दूसरा एक और निकालेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.4। तो क्या किया मैंने, ये दो हिस्सों में फ्रॉम द ओरिजिन, ये है z इक्वल्स टू 0, मिडिल में जो लाइन है थोड़ा सा हिल गया, अब क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। सो इस z इक्वल्स टू 0 से हम लोग सेपरेट कर देंगे दोनों पोर्शन को, एक इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे, दूसरा ये वाले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे z लिखा हुआ है, और इस z का वैल्यू जब 0.4 होगा तब एरिया होगा दिस, और z का वैल्यू जब 0.8 होगा तब एरिया होगा दिस। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वैल्यू, ये रहा ऊपर मैंने लिख दिया है, ये दोनों वैल्यू पेपर में क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या क्या गिवन है, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एक गिवन है कि, पहले मैं ये ड्रॉ कर दूँ बेल कर्व, ठीक है। तो एक गिवन है कहाँ 0 से लेके, ये देखो लोअर लिमिट क्या है सर इंटीग्रेशन का 0, अपर लिमिट
एक फर्स्ट केस में है 0.4, सो 0 से लेके 0.4, मान लो ये 0.4 पॉइंट है, 0 से लेके 0.4 मतलब इस पोर्शन का एरिया गिवन है एंड दैट इज 0.1554 क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा कौन सा पोर्शन का एरिया गिवन है, दूसरा एरिया गिवन है 0 से लेके 0.8 तक का, ठीक है, 0.8 मतलब मान लो यहाँ तक आएगा, 0 से लेके 0.8 तक का एरिया गिवन है, सो एंड दैट इज गिवन एज कितना है 0.2881। ये डेटा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब इन दोनों डेटा को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये जो सेकेंड जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके जगह पे सिंपली मतलब बेसिकली देखो ये क्या है, ये जो मतलब ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.4 का ही वैल्यू है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये एक्चुअल में इसी चीज़ का वैल्यू है। और दूसरा बीच में से मैकआउट को उड़ा देते हैं, है ना, ये तो यहाँ से ये 0 लेस देन z लेस देन 0.8 का वैल्यू कौन सा गिवन है, ये 0.2881 ये वाला, ठीक है। अच्छा तो इसमें से तो इसको अगर हम लोग इक्वेट करें जो जो सेकेंड टर्म है उसके जगह पे तो 0.1554 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा समझते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, -0.820 है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब मैंने क्या बताया था अभी लास्ट स्लाइड में बताया था ना, क्या बताया था सर, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस देन z लेस देन 0 करने से जो एरिया मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 3 करने से भी सेम एरिया मिलेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है विथ रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू 0 कर्व। इसका रीजन और इसका रीजन दोनों बेसिकली दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.8 लेस देन z लेस देन 0, ये जो एरिया हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.8, ये भी हमें एग्जैक्टली सेम एरिया देगा, है ना। कहने का मतलब और मतलब भी मैं यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ। देखो मतलब ये जो है अभी जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ दिस इज 0 to 0.8 प्लस 0 to प्लस 0.8, इसका जो एरिया होगा ऑब्वियसली -0.8 टू 0, ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो लेफ्ट हैंड मतलब ये जो लाइन है बीच में इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन है राइट हैंड साइड में सेम पोर्शन है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो एरिया से मतलब है। तो दैट इज़ वाई इसको मैंने माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं ये भी वैल्यू जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकूँ, दैट इज़ 0.2881 प्लस 0.1554। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने से शायद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस की 0.4435, ठीक है, 0.4435 राइट। लेकिन ये हो गया फॉर 1 वर्कर, अभी हमें चाहिए फॉर 10,000 वर्कर्स टोटल था, तो देयरफॉर फॉर 10,000 वर्कर्स सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। फॉर 10,000 वर्कर्स the required wages is equals to, ये जो हमें मिला है दैट इज 0.4435 इंटू 10,000 और ये करने से यू विल गेट योर आंसर एज, बताना कितना आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 टोटल 40, तो ये 4 डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 4435 विल बी द आंसर, रुपीस नहीं, रुपीस नहीं, सॉरी रुपीस नहीं, दिस, ठीक है, डन हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो मोरलेस यहाँ से जो हमें कंसेप्ट मिला दैट इज वट एवर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन उसी को यूज़ करना है स्मार्टली। जो रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें निकालना है, जैसे कि यहाँ पे था -0.82 प्लस 0.4, उसको ब्रेक कर लेना है, इसी तरीके से ब्रेक करना है जिस तरीके से डेटा क्वेश्चन में गिवन हो, उसको स्मार्टली यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसका जो और भी 2 पार्ट है इसको अभी सॉल्व करते हैं, लेट अस सी। अच्छा, नाउ फॉर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें जो कैलकुलेट करना है, देखो दैट इज वीकली वेजेस लेस देन 66 से कम, लेस देन 66। तो जो डेटा गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है इंटीग्रेशन के या फिर प्रोबेबिलिटी के, वो मैंने ऊपर एक बार लिख लिया है, दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल।
अच्छा, अब इसके लिए जो चीज़ करना है दैट इज़ यहाँ पे मुझे चाहिए ये वाला, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पे ए क्या हो रहा है 66, तो फॉर ए इक्वल्स टू 66 Z1 क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए क्या होगा 66 मतलब ये जो x है इसके जगह पे 66 पुट होगा। इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट में भी किया था, 66 माइनस 70/5, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ कितना आया था वो शायद 0.8 आया था, -0.8। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर मैं इसको z में लिखूँ दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -0.8, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग। नाउ लेट अस सी द डायग्राम। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें यहाँ पे क्या मतलब कौन सा पोर्शन हमें निकालने के लिए बोला गया है, एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को। ये हो गया z का ग्राफ, दिस इज z इक्वल टू 0 लाइन एंड सपोज दिस इज योर -0.8। तो हमें निकालना है लेस देन -0.8 मतलब -0.8 से कम, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। सो बेसिकली जिस पोर्शन का एरिया यहाँ पे हमें निकालना है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, ठीक है। अब एक पॉइंट को समझना, ये वाला पोर्शन इज और शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू ये वाला पोर्शन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.8, है ना। ये जो मैंने अभी फिलहाल मार्क किया है और अभी जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये दोनों एक्चुअल में इन दोनों का एरिया सेम होगा, दिस इज प्लस 0.8 एंड ये वाला पोर्शन इज एक्चुअली दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.8। देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, क्योंकि ये कर्व z इक्वल्स टू 0 लाइन के दोनों साइड में सिमेट्रिकल है, तो डेफिनेटली z लेस देन -0.8 जो पोर्शन को मीन करेगा, z ग्रेटर देन 0.8 उसी सेम पोर्शन को मीन करेगा, क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। नाउ अब इसके बाद अब देखो, अच्छा मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अब देखो मेरे पास डेटा अवेलेबल है कौन सा है, मतलब क्वेश्चन में मेंशन्ड है क्या, देखो थोड़ा समझना यहाँ पे लॉजिक, तो मतलब इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये हो गया z इक्वल्स टू 0 लाइन विच इज़ y एक्सिस बेसिकली, ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया बेल कर्व। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में डेटा गिवन है 0 ग्रेटर देन 0 टू 0.8, मतलब ये जो 0.8 मैंने मार्क किया था, 0 से लेके 0.8 इस पोर्शन का एरिया गिवन है एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस एरिया इज इक्वल्स टू 0.2881 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। और हमें एक्चुअली कौन सा पोर्शन चाहिए, वो जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये दिस इज द रिक्वायर्ड वन, इसका एरिया हमें चाहिए। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सर क्या बता चुके हैं आप, दैट इज ये जो पूरा रीजन है ना, ये जो पूरा रीजन है जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा, इसका एरिया कितना होता है, सर इसका एरिया तो हाफ होता है ना, इसका एरिया तो 0.5 होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि ये जो एरिया है इसका, ये जो रीजन है इसका एरिया है 0.5 और उसमें से इस एरिया का, इस पोर्शन का एरिया गिवन है क्वेश्चन में, तो सिंपली मुझे 0.5 से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो मुझे ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये जो पूरा एरिया है, ये जो अभी मैं पूरा ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इसका एरिया है 0.5 दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, है ना, देखा था ना हम लोगों ने, ये रहा 0.5 तब बताया था मैंने। और उससे अब ये 0 से 0.8 तक ये वाला पोर्शन का एरिया क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.2881। अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा कौन सा पोर्शन, जो मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.8, अच्छा इसको माइनस करेंगे, इसको बाद में लिखना था वैसे, इसको माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 मतलब आई होप अभी एक बिल्कुल क्लियर है, मैं जानबूझ के 2-3 बार ज़्यादा बोल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा राइट पोर्शन, राइट हाफ पोर्शन, उसमें से 0 लेस देन z लेस देन 0.8 मतलब वो वाला पोर्शन 0 से लेके 0.8 तक, अगर मैं वो माइनस कर दूंगा हाफ, पूरा हाफ पोर्शन से वो वाला पोर्शन
माइनस कर दूंगा तो मुझे जो चाहिए वो आराम से मिल जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना था, ये था सर 0.5 माइनस ये कितना था 0.2881. इसको अगर कैलकुलेट करोगे, इसको अगर माइनस करोगे तो आई थिंक यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 0.2119. फिर से ये हो गया फॉर वन सिंगल वर्कर. नाउ फॉर 10,000 वर्कर, फॉर 10,000 वर्कर्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस, क्या आ जाएगा, दैट इज 0.2119 इंटू 10,000. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2119 आंसर. बताओ सही था, बिल्कुल सही था. सही था तो एक लाइक करो. इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा जितना डिटेल में बता रहा हूँ. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जो 3 मतलब लास्ट वाला जो है इसी क्वेश्चन का, ये तुम लोग खुद करोगे. मैं थोड़ा सा हिंट देके इसका जो है मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसको. तो बेसिकली ये है हम लोगों का टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 72, मोर देन 72 बोला है क्वेश्चन में, राइट. तो यहाँ पे 72 का कॉरेस्पॉन्डिंग Z1 या फिर Z2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, फिर भी एक बार बता देता हूँ. दैट इज B माइनस म्यू बाई सिग्मा, राइट. सो B क्या है यहाँ पे, 72 इज B. अच्छा, म्यू क्या है, दैट इज 70 एंड सिग्मा क्या है, दैट इज 5. तो इफ़ यू पुट दिस वैल्यू यू विल गेट, ये कितना आ जाएगा, शायद ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे ना इसका. इसका क्या आया था 72 का 0.4, तो ये आ रहा था 0.4. तो बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ Z ग्रेटर देन 0.4. सही है. ओके, सो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम में. दैट इज सपोज ये 0.4 है. सो ग्रेटर देन 0.4 मतलब 0.4 से प्लस इन्फिनिटी तक ये पूछा गया है, ये वाला है हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया. ठीक है. अब क्वेश्चन में कौन सा पोर्शन गिवन है, अब तो तुम लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत बार बहुत डिटेल में मैंने इसको समझा दिया. क्वेश्चन में कौन सा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 0 से लेके 0.4 तक का. ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन गिवन है 0 से लेके 0.4 तक का, और ये कितना गिवन है, दिस इज गिवन एज 0.1554. तो ये वाला कितना हो जाएगा, वही सेम टेक्निक हमें, ये हम लोग का रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वही सेम टेक्निक कि हाफ मतलब हाफ माइनस 0.1554, वही सेम टेक्निक से हो रहा है. ये आधा जो पोर्शन है, हाफ जो पोर्शन है उससे जो मार्क्ड है वो मैं अगर माइनस कर दूंगा तो जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो इस तरीके से विल गेट द आंसर. ज़रा कमेंट करके बताना, इसका ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, व्हाट इज द आंसर, राइट. ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लो पहले. क्या है कि द लेंथ ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन, ठीक है, बोल्ट जो होता है ना स्क्रू जैसा, इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 4 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5. फिर से बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोला रहता तो ये मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो डायरेक्टली गिवन है उसी को देख के हमें आइडेंटिफाई करना होता कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और इसमें लेकिन क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सो डेफिनेटली दिस अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन विथ मीन 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5. ठीक है. ए बोल्ट इज डिफेक्टिव इफ इट्स लेंथ डज नॉट लाई इन द इंटरवल. मतलब दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द बोल्ट है, मतलब जो एकदम परफेक्ट है, जो जिस लेंथ में जिस रेंज में अगर हम लोग का लेंथ मिल जाए किसका बोल्ट का तो उसको एकदम परफेक्ट लेंथ परफेक्ट बोल्ट हम बोलेंगे. दैट इज 3.8 टू 4.3, इसके बीच में. अगर 3.8 से कम हो रहा है या फिर 4.3 से ज़्यादा हो रहा है लेंथ बोल्ट का तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज अ डिफेक्टिव बोल्ट. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन. ओके, तो उसके बाद कुछ डेटा गिवन है, जो डेटा हमें चाहिए होगा डेफिनेटली टू कैलकुलेट, तो ऑलरेडी मैं बता दिया. अब इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैंने मतलब बताया. अब इसको मैं कुछ मतलब बताऊंगा डेफिनेटली, बट जिस तरीके से इजीली हो जाएगा, सो कोई दिक्कत नहीं. सो पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज में नहीं बताया, जो फर्स्ट स्टेप होता है टू आइडेंटिफाई द रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल किसको लेंगे, पहले एक्स रैंडम वेरिएबल लेंगे जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि नॉर्मल वेरिएबल है, और वो क्या डिनोट करेगा, वो लेंथ ऑफ द बोल्ट डिनोट करेगा. बोल्ट का जो लेंथ है दैट लेंथ विल बी डिनोटेड बाय द रैंडम वेरिएबल एक्स. सो वी विल राइट लाइक दिस कि लेट
लेट x इक्वल्स टू, मतलब द रैंडम वेरिएबल x, ओके दिस इज द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, जो अभी मैंने बताया कि द लेंथ ऑफ बोल्ट्स, लेंथ ऑफ द बोल्ट्स इज डिनोटेड बाय द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बाय द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वट एवर यू कैन राइट, क्या गिवन है कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पैरामीटर्स, क्या क्या, मीन एंड सिग्मा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सो 4, 0.5, so this is given in the question, right? अच्छा, so then अभी हमें चाहिए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो बोल्ट परफेक्ट है, मतलब ये रेंज के अंदर जो हमें मिल रहा है उसका पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग, और फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि probability of x lying in the interval, which interval, that is sir 3.8 to 4.3, ये हो गया एक परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट बोल्ट का, ये डिफेक्टिव नहीं है, नॉन डिफेक्टिव, ये है नॉन डिफेक्टिव। हम बाद में देखते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इस चीज को। अच्छा, नाउ एज द प्रीवियस क्वेश्चंस जो टेक्निक रहता है, नेक्स्ट स्टेप, ये तो हो गया x का, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैं इंक चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग z इंट्रोड्यूस करेंगे। सो नाउ z इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, विच इज इक्वल्स टू x माइनस, सर म्यू क्या है, म्यू इज द मीन, सो 4 डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5, सो दिस इज रेडी, एंड दिस इज a standard normal variable or standard normal distribution, this has standard normal distribution, this मतलब ये z, ये तो ऑलरेडी पता है, बहुत बार बता चुका हूँ, has standard normal distribution, शॉर्ट में मैंने लिख दिया SND, मतलब standard normal distribution। अच्छा, अब हमें देखना है a एंड b के लिए, मतलब ये जो 3.8 है जो कि a है, और ये 4.3 है जो b है, इसके लिए, इन दोनों के लिए z का वैल्यू क्या हो रहा है। सो नाउ z1 इक्वल्स टू, क्या हुआ, क्या बताया था, a माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्या है सर 3.8 माइनस 4 बाई 0.5, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.4, अरे हमेशा 0.4 ही क्यों आता है, आ रहा है सो आ रहा है, क्या करें। एंड z2 क्या आ जाएगा, b माइनस म्यू बाई सिग्मा, b क्या है सर 4.3 माइनस 4 बाई 0.5, सो 0.3 बाई 0.5 सिंप्लीफाई करने से यू विल गेट 0.6, चलो एक तो कुछ डिफरेंट मिला, ओके। सो देयरफॉर, सो नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्जन लिख लेते हैं, फिर से इंक चेंज कर रहा हूँ, सो दैट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3.8 लेस देन x लेस देन 4.3 इन टर्म्स ऑफ z, दिस विल बिकम, z के टर्म में ये क्या बन जाएगा, 3.8 मतलब क्या मिला, 3.8 के लिए मुझे मिला माइनस 0.4 लेस देन z। अच्छा, 4.3 के लिए क्या मिला, 0.6 लेस देन 0.6, ये हो गया डन, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम इसका समझ लें कि कौन सा ये रीजन के बारे में बात हो रहा है, कौन सा पोर्शन के बारे में बात हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बेल शेप डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, जो कि कर्व है, किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, दिस इज z इक्वल्स टू 0 लाइन, ओके। अच्छा, माइनस 0.4, तो मान लो समवेयर अराउंड हियर दिस इज z इक्वल्स टू माइनस 0.4, एंड समवेयर अराउंड हियर मान लो दिस इज z इक्वल्स टू 0.6, तो ये ऊपर जो चीज़ ये जो है ना, दिस इज एक्चुअली डिनोटिंग द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये इस एरिया के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, हमें लेकिन क्वेश्चन में डिफेक्टिव बोल्ट का परसेंटेज पूछा गया है, लेकिन फिलहाल हम लोग नॉन डिफेक्टिव बोल्ट निकाल रहे हैं, बाद में 1 माइनस कर देंगे, कंप्लीमेंट कर देंगे। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ तो इसका मतलब, अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग रिएक्ट करेंगे। सो लेट मी शो यू, ओके। नाउ सी, देखो मैंने जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कुछ डायग्राम ड्रॉ किया। अच्छा, अब देखो ये फर्स्ट वाला, ये जो डेटा गिवन है दैट इज -∞ टू 0.6, जो एरिया आएगा, जो पोर्शन, मतलब जो रीजन आएगा इसके बीच में, उसका एरिया हो गया दिस, है ना, ये ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। सो बेसिकली दिस वन है ना, ये है -∞ टू 0.6, ये जो एरिया है क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 0.7257,
हो गया डन। अच्छा दूसरा एक और डेटा गिवन है, दैट इज ये वाला, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 4 0.4। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0.4, माइनस इन्फिनिटी टू 0.4 ये जो एरिया है इसका एरिया क्वेश्चन में मेंशन्ड है, एंड दैट इज 0, जो मैंने मार्क किया है ना, जो ये लाइन से जो मार्क्ड है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो ये हो गया डन, ठीक है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड, ये जो हम लोग यहाँ पे ब्लैक वाला जो है ये हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो मार्क्ड रीजन है उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेट करता हूँ सो दैट इट विल बी इजी। सी हाउ आई एम डूइंग दैट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पे है ना, मतलब ये दिस इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूँगा। कौन सा? एक है ये वाला पार्ट दैट इज़ -0.4 to 0, दूसरा ये वाला पार्ट दैट इज़ 0 to 0.6। इसको इस दो पार्ट में मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ सो आई कैन राइट लाइक दिस। मैं यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ थोड़ा सा छोटा छोटा करके, दैट इज़ -0.4 लेस देन 0, ये एक पार्ट हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 0.6। तो दोनों पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, राइट ओके। एक है 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, दूसरा है 0 का राइट हैंड साइड वाला पार्ट, डन। अब देखो, अब समझना यहाँ पे चीज़ों को। अच्छा पहले इस पार्ट को देखते हैं, इस सेकंड टर्म को थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इसका क्या, इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज ये कौन सा पोर्शन के बारे में बात हो रहा है सर? 0 to लेके 0.6 तक, ये दिस इज द थिंग, है ना। ये जो है यहाँ पे, ये जो है दिस इज बेसिकली दिस पार्ट, दिस राइट साइड वाला पार्ट अभी जो मैंने मार्क किया, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नो, अब हमें क्या पता है, हमें इस पूरे पोर्शन का एरिया गिवन है -इन्फिनिटी टू 0.6, और वो क्या है, दैट इज गिवन एज 0.7257, ऊपर भी लिखा हुआ है। अच्छा अब एक चीज और हमें पता है, दैट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इज ये वाले पोर्शन का यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -इन्फिनिटी टू 0 तक, that is the left portion or the left half of the entire region, सर ये कितना होता है? this is 0.5, ये तो सभी को पता है। तो अगर मैं 0.7257 से ये 0.5 को मैं निकाल दूं तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड पोर्शन यहाँ पे मुझे चाहिए, इसका एरिया मुझे मिल जाएगा, बस उतना ही करना है। सो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं इसको बाद में थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा, ठीक है। पहले मैं नेक्स्ट टर्म के लिए लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 7257 माइनस 0.5, ये करने से ये वाला पार्ट हो जाएगा डन। अच्छा अब सामने वाले इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं, मैं बार बार इसीलिए डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखो डायग्राम से समझोगे तो कभी गलती नहीं होगा, एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा तो ये कौन सा पोर्शन यहाँ पे बात हो रहा है सर, -0.4 to 0, है ना। अच्छा अब देखो मेरे पास डेटा कौन सा अवेलेबल है सर, मेरे पास ये वाला डेटा अवेलेबल है, इस सेकंड डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को देखना, ठीक है। ये वाला डेटा अवेलेबल है, दैट इज -इन्फिनिटी टू 0.4। अब एक चीज को समझो, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर ऑल्सो, पहले मैंने बताया था, दैट इज मतलब -0.4 to 0, मतलब ये वाला जो रीजन है इसका जो एरिया होगा 0 to 0.4, इसका एरिया भी सेम होगा, इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा। तो मैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वेदर आई एम कैलकुलेटिंग दिस दैट इज -0.4 to 0 और आई एम कैलकुलेटिंग 0 से +0.4, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों का जो पोर्शन है, जो रीजन है बिल्कुल सेम है, एंड दैट इज वाई एरिया भी सेम है, एंड दैट इज वाई उसका प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगा, राइट ओके। सो इसका मतलब फिलहाल ये मेरा टारगेट है, ये चीज कैलकुलेट करना, दैट इज 0 to 0.4। तो सेम लॉजिक से, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैसे, देखो -इन्फिनिटी टू 0.4, ये पूरा रीजन का एरिया गिवन है, एंड दैट इज 0.6554 क्वेश्चन में गिवन है। एंड फिर से मुझे इस लेफ्ट हाफ का एरिया मुझे पता है, ये हमेशा 0.5 होता है, और मेरा जो टारगेट है, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ 0 से लेके 0.4 तक का, है ना। मुझे ये वाला रीजन चाहिए 0 से लेके 0.4 तक का, 0 से लेके 0.4 मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। तो इसके लिए कैलकुलेशन वही सेम टेक्निक होगा। सो दैट इज व्हाट वी विल हैव, दैट इज 0.6554 माइनस 0.5, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन के लिए, प्लस था बीच में, ये वाला प्लस जैसा था मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद 0.7257 माइनस 0.5। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आराम से इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, यू विल गेट दिस एज समथिंग लाइक, शायद जो आएगा 0.38, ये कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, 0.3811 आना चाहिए इसका प्रोबेबिलिटी।
हो गया डन। अब यहाँ पे एक और चीज दैट इज, अभी मैं ये बार बार बता चुका हूँ, दिस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द नॉन डिफेक्टिव वन, है ना। ये जो अभी हम लोगों ने निकाला, दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स, ठीक है। मतलब ये जो अभी हम लोगों ने निकाला है ना, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द bolts lying in the interval, lies in the interval this 3.8, 4.3, मतलब ये सब नॉन डिफेक्टिव है, ये बिल्कुल परफेक्ट बोल्ट्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमें परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स पूछा गया था, तो सिंपली हमें फाइनल आंसर के लिए, मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले तो इंक चेंज करना है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे फाइनल लाइन लिख रहा हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेना है सिर्फ, दैट इज 1 माइनस नॉन डिफेक्टिव कर देना है, दैट इज 1 माइनस 0.3811 कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 0.6189, बस डन, 0.6189, ठीक है। ओके अच्छा, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्योंकि परसेंटेज बोला गया है ना, क्योंकि परसेंटेज मतलब इसको अभी हमें परसेंटेज के फॉर्म में फाइनल आंसर लिखना है, क्योंकि अच्छा परसेंटेज बोला गया था, ये तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज निकालने का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, कुछ नहीं, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं। मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट आया है इसको, दैट इज ये जो 0.6189 आया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 62% हो जाएगा हम लोगों का आंसर। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया था इसीलिए हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि सर लगभग सभी क्वेश्चंस का कैलकुलेशन टेक्निक सेम रहेगा यहाँ से, सिर्फ हमें इन एरिया को एडजस्ट करना आना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन में कुछ पोर्शन मेंशन रहेगा, अब उस पोर्शन को कैसे स्मार्टली यूज करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन वो हमारे ऊपर है। जिस तरीके से हम, मतलब जो भी सही अप्रोच रहेगा, जिसको जहाँ से ब्रेक करना, जो भी कर सकते हो। देखो ये मैंने इस तरीके से किया, कोई भी मतलब थोड़ा सा दूसरा टेक्निक से कर सकता है कि 0.5 को माइनस ना करके कोई 1 माइनस ये भी कर सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी द वे, या फिर किसी भी दूसरे तरीके से इसको तोड़ मरोड़ करके ही और शी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो मोर और लेस दीज आर द टेक्निक्स, बिल्कुल ऐसे करना होता है। बाकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर, दैट यू कैन डेफिनेटली डू, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब जो जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, जो पॉइंट्स गिवन है वो थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, और कुछ नहीं। सो क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं कि 50% ऑफ अ प्रोडक्ट हैज अ वेट ऑफ 60 kg or more. 10% of the same product have a weight less than 55 kg. Assuming the distribution of weight is normal with the parameters mu and sigma स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस सेम ही है, एक दूसरे का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और कुछ नहीं। सो हमें मेनली ये चीज़ इवेल्युएट करना है, दैट इज म्यू एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा कॉमा म्यू प्लस 3 सिग्मा। सो बेसिकली जो हमें यहाँ पे निकालना है दैट इज म्यू का वैल्यू एंड सिग्मा का वैल्यू, ये दोनों हमें कैसे भी करके निकालना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ गिवन है दैट इज z के लिए ये वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये गिवन है, तो इसको भी हमें यूज़ करना है स्मार्टली। वो कैसे, विल सी while solving the question, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो जो चीज़ें गिवन है उसको पहले एक बार एक जगह पे लिख लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे का कैलकुलेशन। सो यहाँ पे जो है दैट इज 50% ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ अ वेट ऑफ 60 kg। तो क्वाइट पहले तो x को समझो, जो रैंडम वेरिएबल है जिसको कुछ रेंज में तुम लोग फिट करोगे, समथिंग टू समथिंग या फिर ग्रेटर देन समथिंग और लेस देन समथिंग, उस रैंडम वेरिएबल x को समझना पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या होगा, वो होगा ऑब्वियसली वेट, मेंशन्ड ही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज टू बी नॉर्मल। तो यहाँ पे x, द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट ऑफ द
प्रोडक्ट, पता नहीं यहाँ पे कुछ कोई प्रोडक्ट होगा, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कंसर्न नहीं है। तो वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय एक्स विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन में गिवन है विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो इसका मतलब एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अगर म्यू कॉमा सिग्मा भी लिखते तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। ओके, सो ये म्यू एंड सिग्मा का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो लेट अस सी, अब जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स का जो रेंज है वो फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे लिखा देखो 50% ऑफ द प्रोडक्ट हैज अ वेट ऑफ 60 kg और मोर। इसका मतलब एक सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है कि x इज ग्रेटर देन वेट ऑफ 60 kg और मोर, मतलब x का वैल्यू 60 या फिर 60 से ज़्यादा है, एंड इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 50% मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया बेटा, बिल्कुल जो लिखा है उसी को मैंने लिखा है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है, एक और डेटा गिवन है दैट इज 10% हैव अ वेट लेस देन 55 kg, मतलब x जो कि वेट है प्रोडक्ट का वो लेस देन 55 हो, इसका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन्ड है एंड दैट इज 10%, दैट्स इट, राइट। ओके, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। सर 50% मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5, येस और नो। 50% मतलब 50 by 100 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट, और सर इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 55, सर 10% मतलब 1/10, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1, बिल्कुल यहाँ तक आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन सो फार। नेक्स्ट हो गया, डन। नेक्स्ट, अच्छा अब इसके बाद हमें वही z इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि x के लिए जो भी लिखना था हम लोग लिख चुके हैं, नाउ z इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, तो नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस z, थोड़ा सा इंक भी चेंज कर लेते हैं सो दैट क्या करें, रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक। तो नाउ z इज इक्वल्स टू, z क्या लेना है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, x माइनस म्यू बाई सिग्मा। यहाँ पे म्यू और सिग्मा का वैल्यू ऑब्वियसली हमें नहीं पता है, तो म्यू एंड सिग्मा को म्यू एंड सिग्मा ही रखना है, क्योंकि म्यू एंड सिग्मा का वैल्यू ही हमें यहाँ पे मेनली फाइंड करना है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद ये 60 एंड 55 के लिए z का वैल्यू क्या होगा ये देख लेना है, क्योंकि एक है a दूसरा है b। सो नाउ ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ फॉर x equals to 60, now for x equals to 60 z will become, और z will be equals to क्या होगा, 60 माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये मिल गया, इसको मैं z1 कर देता हूँ जैसे हम लोग करते थे, x इक्वल्स टू a के लिए z इक्वल्स टू z1, x इक्वल्स टू b के लिए z इक्वल्स टू z2, एंड सिमिलरली फॉर x इक्वल्स टू दूसरा क्या है सर 55, इसके लिए z2 क्या बनेगा, दैट इज 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा। डन हो गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसके बाद अब देखो, तो इसको अभी इस z के फॉर्म में इस प्रोबेबिलिटी को दोनों को लिख लेते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल हैव, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 की जगह पे क्या आएगा, ये दैट इज 60 माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.5। ये एक हमें मिल गया, इसका क्या मतलब होगा वो मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। दूसरा एक चीज़ और मिलेगा यहाँ पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू 0.1। बस और कुछ नहीं, मतलब सिर्फ मैं बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट में वही सेम गो विद द फ्लो कर रहा हूँ, कुछ नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ क्योंकि जगह चाहिए। ओके, नाउ सी, नाउ अब इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। जब भी ये यहाँ तक हो रहा है, देखो हर एक क्वेश्चन में मैं इसके बाद ही इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया ये। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा फिर ये हो गया तो मतलब होगा z एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दिस इज z इक्वल्स टू 0 लाइन। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस का प्रोबेबिलिटी है 0.5। अच्छा बेटा, तुम लोगों को पता है कि सर ये जो राइट हाफ पोर्शन है, ये जो राइट हाफ पोर्शन है इसका ही तो एरिया होता है 0.5, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि z ग्रेटर देन दिस इज इक्वल्स टू 0.5। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता है, बाय डिफॉल्ट हमें पता है, और आई होप ये यहाँ पे मिल जाएगा, पता नहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, एक बार मैं देखता हूँ, अगर होगा तो। इतना सब कुछ कर लिया,
हाँ ये रहा, देखो z ग्रेटर देन 0, ठीक है, z ग्रेटर देन 0 इसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है 0.5, z ग्रेटर देन 0 का प्रोबेबिलिटी होता है 0.5, z ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 से लेके बिल्कुल इन्फिनिटी तक। यहाँ पे ये लिखा है मतलब वही मीन हो रहा है कि z ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, मतलब दिस टू इन्फिनिटी, खत्म कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो अनडाउटेडली ये जो है दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 ही है, क्योंकि तब जाके अगर ये 0 नहीं होगा अदरवाइज इसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.5 नहीं हो सकता है। फिर से बता रहा हूँ, ये मतलब मेरे पास ये रिजल्ट अवेलेबल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिस ओनली इज इक्वल्स टू 0.5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू कोई अलग नंबर होगा तो वो 0.5 नहीं होगा, 0.5 तभी होगा जब हम लोग बिल्कुल जो पूरा रीजन है उसको दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम 0 से लेके राइट हैंड वाला पार्ट उसका एरिया 0.5, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक मतलब लेफ्ट हाफ पोर्शन उसका भी एरिया 0.5। तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिलेशन मुझे मिल रहा है, तुम लोग इसके नीचे लिखना, मैं वो ऊपर लिख रहा हूँ, दैट इज 60 माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करके म्यू का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है 60, म्यू का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है 60। डन, एक तो मिल गया। अब दूसरा सिग्मा के लिए जाना है, चलो वो भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ओके अच्छा, अब मेरे पास ये चीज़ गिवन है, इसको हम लोग करेंगे कुछ, लेकिन इसके पहले इसको थोड़ा सा देखो, अब ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा समझने के लिए है और हम लोग समझेंगे भी, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, देखो डेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, क्वेश्चन में ये वाला चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में ये वाला डेटा गिवन है, क्या गिवन है, probability of z less than equals to 1.28 इज इक्वल्स टू 0.9, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे दो चीज़ को पॉइंट आउट करना है, दो चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। एक ये है कि मुझे राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0.9 चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 0.1 है, तो कुछ हद तक समझ में आ रहा है ये हमें 1 माइनस 0.1 करना है, तब जाके ये जो है 0.9 बनेगा। ये तो यहाँ से एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। दूसरा ये जो सिंबल है, ये मुझे लेस देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन चाहिए। लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन का सिग्निफिकेंस सेम ही होता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये मुझे ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं चाहिए, आइदर लेस देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तब जाके ये गिवन डेटा को मैं यूज कर सकता हूँ, तब जाके दिस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये चीज पहले क्लियर कर लो। अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर, अब इसके ऊपर आते हैं, चलो एक सेकेंड, इसको स्ट्रोक इरेजर करना था। ओके नाउ अच्छा, अब मुझे यहाँ पे 0.9 चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे इसको 1 माइनस करना होगा। अब एक चीज़ को समझो, इसको दो तीन तरीके से समझ सकते हो कि सपोज है, ये ऑलरेडी मैं प्रोबेबिलिटी में बता चुका हूँ कि सपोज x इज लेस देन इक्वल्स टू a, x इज लेस देन इक्वल्स टू a, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू a, सॉरी इसका वैल्यू मान लो कुछ सपोज इसका वैल्यू है 0.1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं मैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a, एंड ये हो जाता है 1 माइनस 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.9। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अगर हम लोग सेम चीज़ अप्लाई करें, और इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, वैसे इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो, वो कैसे, देखो मैं यहाँ पे ही ड्रॉ कर देता हूँ, जगह का थोड़ा सा इशू है और कुछ नहीं। एक्सिस देखो, मान लो ये a है, ठीक है, दिस इज a, एक्सिस लेस देन इक्वल्स टू a इज 0.1, मतलब ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया है 0.1, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो छोटा वाला पोर्शन है, हालांकि डायग्राम यहाँ पे मतलब देख के उल्टा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो एरिया है इसका एरिया है 0.9, और ये मतलब अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ, ये कौन सा एरिया है, x ग्रेटर देन a है ना, a के राइट हैंड साइड में है, तो x ग्रेटर देन a वाला एरिया हुआ, a से लेके इन्फिनिटी तक, दैट डजंट मैटर, वो मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ x ग्रेटर देन a, तो 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। तो सिमिलरली इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1
दैट इज इक्वल्स टू 0.9। तो 0.9 तो मुझे मिल चुका है, ये लाने के लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन इसमें अब दिक्कत ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पे 0.9 मैंने लाया, ये साइन मेरा उल्टा हो गया जो होना चाहिए था नेचुरली। लेकिन ध्यान रखना मुझे लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, तब जाके मैं इस डेटा को यूज कर सकता हूँ। तो अब इसको समझते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो रिजल्ट है दैट लुक्स लाइक दिस, की प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू 0.9। अब देखो, अब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि मैं इस 0.9 को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसको मुझे फिक्स रखना है। मुझे अभी जो चेंज करना है, मुझे इस सिंबल को चेंज करना है, इसको चेंज करके मुझे जैसे भी करके लेस देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन लाना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर। देखो मैं एक डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सी अभी फिलहाल क्या सिनेरियो है समझना, बार बार मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल ये डायग्राम एकदम ना फिट हो जाएगा। अच्छा अब देखो फिलहाल क्या सिनेरियो है, मान लो ये तुम लोगों का 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा है, ये वाला पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और जेड ग्रेटर देन दिस, मतलब इस वाले रीजन का एरिया है 0.9। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना? ये अभी मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ, मान लो ये मैंने मार्क कर दिया, इसका एरिया है 0.9। अच्छा अगर ये 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है कर्व विथ रेस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, तो ये कौन सा पॉइंट होगा सर? माइनस ऑफ 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा पॉइंट है ये। माइनस बाहर होगा वैसे, है ना? माइनस बाहर होगा, मतलब वही -1 एंड +1 जैसा, यही और कुछ नहीं, है ना? एंड नॉट ओनली दैट, अगर ये -55 माइनस म्यू बाई सिग्मा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो रीजन है इसका भी एरिया 0.9 होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसका भी एरिया 0.9 होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे इसके बाद, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस ऑफ 55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू 0.9। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है 0.9, ये तो -55 माइनस म्यू बाई सिग्मा से कम है, लेस देन है, लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब लेस देन है। तो डेफिनेटली आई कैन राइट दिस। नाउ इफ आई कंपेयर दिस, अब मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ किसको, अगर अभी मैं कंपेयर करना चाहूँ इस रिजल्ट को इसके साथ जो गिवन है क्वेश्चन में, तो मुझे क्लियर कंपैरिजन दिख रहा है। देखो सब कुछ बिल्कुल सेट है। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है वेदर इट इज लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। एक इक्वल्स टू साइन से वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, तो सिमिलरली उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल उसको जाने दो। ओके, सो नाउ इफ वी कंपेयर दिस टू, है ना, किसको, इस वाले को एंड इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि -55 माइनस म्यू बाई सिग्मा, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर होगा, 1.28, ठीक है, 1.28। अब यहाँ पे हमें अब हमें यहाँ पे म्यू का वैल्यू पता है, म्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड था सर, म्यू इक्वल्स टू 60 ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड दैट, तो उसको पुट करना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू -55 बाई सिग्मा इक्वल्स टू 1.28। यहाँ पे म्यू की जगह पे 60 लिखना है, 60 - 55 बाई सिग्मा इक्वल्स टू 1.28। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, है ना, तो सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं फ्रेश नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, पहले जस्ट सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दूँ। सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा, एक मिनट मेरा शायद कैलकुलेटेड है, 3.906 शायद आ जाएगा इसका वैल्यू, 3.906 जैसा कुछ इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा सिग्मा का, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू आ गया 3.906 जैसा कुछ, तो सिग्मा का वैल्यू है 3.906, म्यू ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज क्या था 60। अब बेटा तुम लोग इतना तो जरूर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज म्यू -3 सिग्मा कॉमा म्यू +3 सिग्मा, ये तो जरूर कर लोगे। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और समथिंग कॉमा समथिंग, ये जो वैल्यू आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये मुझे कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है। होमवर्क दे दिया मैंने एक, ये सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करके पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, सिर्फ
सिर्फ इसका वैल्यू कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। So this is how we solve the questions from normal distribution, from standard normal distribution, different types of question मैंने solve करके बता दिया। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन भी मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करना। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना। मैं प्रैक्टिस सेशन जो करवाता हूँ, प्रैक्टिस सेशन में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, वरना वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। एक और टॉपिक यहाँ से जो बच रहा है फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। शायद छोटा सा एक वीडियो होगा, लेकिन मैं इसको डेडिकेटेडली नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर बिल्कुल लेटेस्ट ईयर में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड प्रैक्टिस ज़रूर करना और कमेंट करना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।